नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री पेज चैनल। इंडियन नेवी वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल नेवी में से एक है। इंडियन नेवी डिफरेंट कैटेगरी के नेवी शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करती है और साथ में मार्कोस मरीन कमांडो की यूनिट्स भी ऑपरेट करती है, जो किसी भी तरीके के सी ऑपरेशंस को अंजाम देने में माहिर है। ऐसे ऑपरेशंस में इंडियन एयरफोर्स भी सपोर्टिव रोल प्ले करती है, जो मार्कोस कमांडो को पैराग्लाइड करने में इंपॉर्टेंट सपोर्ट देती है। तो दोस्तों, आज हम इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के एक ऐसे ज्वाइंट ऑपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो इंडिया से करीब 2600 किलोमीटर दूर सोमालिया में किया था। दरअसल अगर आप वर्ल्ड मैप में गल्फ ऑफ एडन को देखोगे तो वहाँ पे पास में सोमालिया देश है। ये देश समंदर के लुटारों का कैपिटल है। वर्ल्ड का 11% ट्रेड गल्फ ऑफ एडन से पास होता है, तो ये सोमालियन पायरेट्स इन मर्चेंट शिप को हाईजैक करते रहते हैं। 14 दिसंबर 2023 का दिन था। उस दिन माल्टा कंट्री की मर्चेंट शिप एमवी रुयन गल्फ ऑफ एडन से पास हो रही थी। सोमालियन पायरेट्स इस शिप को सोमालिया से 600 किलोमीटर दूर स्पीड बोट में सवार होकर हाईजैक कर लेते हैं। रुयन 185 मीटर लंबी और 31 मीटर चौड़ी कार्गो शिप थी। इसमें 35 क्रू मेंबर्स थे, जिन्हें ये पायरेट्स बंदी बनाकर सोमालिया ले जाते हैं। इस घटना के 3 मंथ बाद सोमाली पायरेट्स इस शिप को फिर से समंदर में ले जाते हैं, ताकि पायरेसी वाली एक्टिविटी कर सके। दरअसल माल्टा गवर्नमेंट से ये पायरेट्स रैंसम के तौर पे पैसा लेना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। तो इस शिप को लेकर ये करीब सोमालिया से 400 किलोमीटर दूर ये समंदर में घूम रहे थे। उन दिनों इंडियन नेवी ने अपने 5 पावरफुल डिस्ट्रॉयर्स अरेबियन सी में तैनात किए थे, जिनके नेम आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस मार्मागाओ, आईएनएस चेन्नई और आईएनएस विशाखापट्टनम है। ये सब डिस्ट्रॉयर्स बैलिस्टिक मिसाइल से सज्ज थे। इन 5 में से आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कोची गल्फ ऑफ एडन के पास तैनात थे, जिनका मिशन सी रूट को सेफ रखना और एंटी पायरेसी मिशन परफॉर्म करना था। 15 मार्च 2024 के दिन एमवी रुयन आईएनएस कोलकाता के रडार में आता है। आईएनएस कोलकाता इस शिप से संपर्क करने का प्रयत्न करता है, लेकिन प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर इंडियन नेवी ये समझ जाती है कि ये शिप हाईजैक हुआ है। एक सी ड्रोन आईएनएस कोलकाता के डेक से टेक ऑफ होता है, ताकि एमवी रुयन के पायरेट्स की गतिविधि के बारे में जान सके। लेकिन इस ड्रोन को सोमाली पायरेट्स शूट डाउन कर देते हैं और साथ में ये दूर खड़े आईएनएस कोलकाता पर ओपन फायर करते हैं। ये दोनों एक्शन इंटरनेशनल सी लॉ के हिसाब से युद्ध की कार्यवाही थी। इंडियन नेवी इसके रिस्पांस में रेस्क्यू मिशन लॉन्च करती है। सबसे पहले एमवी रुयन के सारे कम्युनिकेशन को आईएनएस कोलकाता जाम कर देता है और साथ में इसके कंप्यूटराइज्ड स्टीयरिंग सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम को भी ब्लॉक कर देता है, ताकि एमवी रुयन समंदर में उसी लोकेशन पर खड़ा रहे। अब एमवी रुयन की हालत समंदर में रहे टापू जैसी थी, जो आगे और पीछे नहीं जा सकता था। आईएनएस कोलकाता के साथ इंडियन नेवी की पेट्रोल वेसल आईएनएस सुभद्रा भी मिशन को ज्वाइन करती है, जिससे अगर सोमाली पायरेट्स भागने का प्रयत्न करें तो उनका पीछा कर सके और उन्हें पकड़ सके। इंडियन नेवी ने एयर सपोर्ट के लिए P-8I एयरक्राफ्ट और MQ-9 ड्रोन हवा में एयरबोर्न किए, ताकि सोमाली पायरेट्स के ऊपर नजर बना सके। अब असली मिशन शुरू होता है। दरअसल ऐसे हाईजैकिंग को छुड़ाने के लिए मार्कोस कमांडो की जरूरत थी। मार्कोस इंडियन नेवी के स्पेशल फोर्स वाले ट्रेन कमांडोज थे, जो एंटी पायरेसी एंड सी ऑपरेशन को किसी भी सिचुएशन में अंजाम दे सकते थे। ये कमांडो छोटी पिस्तौल से लेकर सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर से सज्ज थे। लेकिन एक समस्या थी, मार्कोस की एक यूनिट मुंबई में थी, जो यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर थी। इसलिए 15 मार्च शाम को इंडियन एयरफोर्स की हेल्प ली जाती है। पैराग्लाइड के लिए इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन C-17 ग्लोब मास्टर को प्रिपेयर किया जाता है। C-17 ग्लोब मास्टर 10,000 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता था। 16 मार्च के दोपहर के टाइम C-17 विमान रेडी था। उसमें 18 इलाइट मार्कोस कमांडो एंटर होते हैं। साथ में ये कमांडो 2 रबर राफ्ट लेते हैं। मार्कोस का मिशन क्लियर था। इन्हें एमवी रुयन के पास पैराग्लाइड करना था, यानी पैराशूट से कूदना था, जिसके बाद ये रबर राफ्ट में सवार होकर शिप तक पहुंचना था। उसके बाद उन्हें एमवी रुयन के सभी क्रू को रेस्क्यू करना था और सभी पायलट्स को सरेंडर करवाना था या फिर उनका खात्मा करना था। C-17 मुंबई से टेक ऑफ होता है। इस प्लेन को विंग कमांडर सक्सेना फ्लाई कर रहे थे। सक्सेना C-17 को लो लेवल फ्लाई करवाते हैं, ताकि ये प्लेन किसी के भी रडार में ना आए और इस मिशन को सीक्रेट रखा जा सके। उन्होंने C-17 के सारे कम्युनिकेशन को भी बंद कर रखे थे। करीब 4 घंटे की फ्लाइट के बाद C-17 एमवी रुयन के पास पहुंचता है। P-8I एयरक्राफ्ट एंड MQ-9 ड्रोन सोमालियन पायरेट्स के मूवमेंट के बारे में C-17 में बैठे मार्कोस कमांडो के कैप्टन को बताते हैं। मार्कोस कमांडो पूरी तरह से तैयार थे। ये एमवी रुयन के पास एयर ड्रॉप करते हैं। मार्कोस 2 रबर राफ्ट में सवार हो जाते हैं। ये 2 ग्रुप में अलग अलग डायरेक्शन से एमवी रुयन पर एंटर होते हैं। उस समय नेवी का चेतक हेलीकॉप्टर इन्हें कवर देता है। ये उसकी तस्वीर है। सोमालियन पायरेट्स इंडियन नेवी की ऐसी प्रिपरेशन से डर जाते हैं। बंधकों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर यूज कर रहे थे, परंतु इंडियन नेवी शिप्स आईएनएस कोलकाता एंड आईएनएस सुभद्रा की घेराबंदी और ट्रेंड मार्कोस कमांडो को देखकर उनमें लड़ने का साहस नहीं रहा था। करीब 30 मिनट में ही ये सब मार्कोस के सामने सरेंडर कर देते हैं। 35 पायलट्स सरेंडर कर देते हैं और एमवी रुयन के सभी क्रू को रेस्क्यू किया जाता है। 15 मार्च के सुबह से 16 मार्च की शाम तक करीब 40 घंटे ये मिशन चलता है।
इस मिशन को इंडियन नेवी ने प्रॉपर प्लानिंग और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कंप्लीट किया था। इस मिशन को पूरे वर्ल्ड ने अप्रिशिएट किया था। इंडियन एयरफोर्स ने भी इंडियन नेवी को बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। विंग कमांडर सक्सेना को लगातार 4 घंटे तक सीक्रेट तरीके से C-17 को फ्लाई करने के बदौलत गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों, ये था इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स का जॉइंट ऑपरेशन जिसने MV रुयन को हाईजैकिंग से फ्री किया था। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।